आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में, फिर मंत्रिपरिषद के बारे में, फिर महान्यायवादी के बारे में, फिर कैग के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति से। बात करेंगे राष्ट्रपति में। सबसे पहले अनुच्छेद 52 में ये लिखा गया है, अनुच्छेद 52 में केवल एक ही शब्द लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतना सा बात लिखी गई है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। ध्यान दीजिए शब्दों, संघ की यानी केंद्र की जितनी भी कार्य करने की शक्ति है सब राष्ट्रपति में निहित होगी। वह तीनों सेनाओं का सेनापति होगा, सर्वोच्च सेनापति। जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, 3 प्रकार की सेना, तीनों का वो सेनापति होता है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में बताया गया है। सबसे पहली बात यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो ठीक है। वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु, उसकी कम से कम न्यूनतम यहाँ पर न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं, अधिकतम चाहे जितना हो सकता है, लेकिन न्यूनतम 35 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, सॉरी। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब ध्यान दीजिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि लोकसभा का सदस्य हो। बातों को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में आपसे ऑप्शन में दे सकता है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, नहीं, लोकसभा का सदस्य नहीं हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी बात है वह लाभ के पद पर ना हो। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये लाभ का पद का मतलब क्या है। जैसे लाभ के पद संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है कि संसद कानून बनाकर किसी को भी चाहे तो लाभ के पद के दायरे में ला सकती है, लाभ के पद के दायरे से बाहर रख सकती है सब। तो उस लाभ के पद के बारे में ऐसे तो किसी अनुच्छेद में नहीं बताया गया है, लेकिन अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में कोई मंत्री हो तो लाभ के पद के अंदर नहीं है। जैसे आपने देखा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो है पहले बिहार के राज्यपाल थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद चुनाव लड़े राष्ट्रपति। और इस्तीफा न भी देते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं होता है। मंत्री हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, जो भी कोई मंत्री हो, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, वो राज्य के वो लाभ के पद पर नहीं आता है। बाकी अब जो अगर कोई सरकार से नौकरी करता है, वेतन प्राप्त करता है, वो सब लाभ के पद के अंदर आते हैं। अब जैसे अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, क्वेश्चन में आपसे ऑप्शन में भी दे सकता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, लेकिन निर्वाचित शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अब जैसे निर्वाचित से क्या तात्पर्य है, जैसे अब देखेंगे राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा में 2 लोगों को और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। तो ये भी तो संसद के अंग हो गए, लेकिन अगर सभी बोल देता तो इन लोगों को राष्ट्रपति ही तो मनोनीत कर रहा है, तो ये लोग तो राष्ट्रपति को ही चुनाव वोट देंगे, इसलिए यहाँ पे हितों का टकराव होगा, इसलिए इसे इन लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव से दायरे से बाहर रखा गया है। ये एंग्लो इंडियन होते हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। एंग्लो इंडियन क्या होता है, एंग्लो इंडियन जैसे कोई विदेशी, जैसे अंग्रेज पहले भारत में आए तो कोई अंग्रेज भारत की महिला से शादी कर लेता है
तो जो शादी करे तो उनके जो बच्चे होते हैं उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि संसद में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? तो 12 तो हो गए राज्यसभा में, 2 हो गए लोकसभा में, 14 लोगों को मनोनीत करता है। अब बात करेंगे इसके निर्वाचन में। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बीच में भाग लेते हैं। राज्य के विधानसभा के, आप सोचेंगे कि विधान परिषद क्यों नहीं लेते? क्योंकि विधान परिषद की इसलिए नहीं लेते हैं कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए। और इसमें एक और है, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली प्लस पुडुचेरी के भी सदस्य, विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और इसका चुनाव सब अब अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 ये कहता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से, ध्यान दीजिए ये अनुच्छेद 55 है, इनका चुनाव होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब जैसे आप समझिए, जैसे आपको क्या, जैसे आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए, फार्म अप्लाई किए थे, तो उसमें क्या किया था आपसे, जैसे पहले नंबर पर लिख देते ए नंबर पर स्टेशन मास्टर, बी नंबर पर गुड्स गार्ड, सी नंबर पर टीसी और डी नंबर पर कोई और पद मान लीजिए। तो आप पहले वरीयता किसको देते हैं? जैसे आप फार्म भरते पहले आप वरीयता दिए स्टेशन मास्टर को, तो इस तरह से आप भरते हैं ना अपना पोस्ट रेफरेंस। इसी तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव ठीक इसी तरह होता है, और जिसमें ज़्यादा वरीयता होती है वही चुनाव जीत जाता है। इसके बारे में आपको अनुच्छेद 55 में बताया गया। अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। अब बात करेंगे इसके कार्यकाल के। राष्ट्रपति हम बना दिए तो उसका कार्यकाल समझ लेते हैं। कार्यकाल की बात करेंगे तो कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 बताया गया है राष्ट्रपति के। शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, शपथ ग्रहण की तारीख से उसका 5 वर्ष जो है कार्यकाल होता है। इससे पहले अगर राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद त्याग सकता है। सब ये 5 वर्ष हो गया, पद त्याग सकता है अगर चाहे तो अपना उपराष्ट्रपति को त्याग दे। अगर आप सोचेंगे उपराष्ट्रपति पद पर न हो तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति पद पर नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देगा अपना। हम उसके बाद इसे हटाने के लिए क्या होती है? अगर संविधान उल्लंघन पर इस पे जो है संविधान उल्लंघन पर महाभियोग द्वारा इसको हटाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन करेगा तो इसको महाभियोग द्वारा इसको हटाया जा सकता है। अब बात करेंगे पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन से मतलब ये है, जैसे कोई राष्ट्रपति है, वह कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो उसका कोई प्रावधान नहीं है। पुनः हो जाए जितनी बार राष्ट्रपति भारत में बन सकता है। पूर्व निर्वाचन से तात्पर्य ये भी है कि जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जब मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पद है, इसको आप खाली नहीं रख सकते, तो उसका आप पुनर्निर्वाचन कराएंगे। कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति बना देंगे और 6 महीने के भीतर आप चुनाव करा के राष्ट्रपति का पद जो रिक्त हुआ है उसे वहाँ किसी राष्ट्रपति को बिठाएंगे। राष्ट्रपति का पद एक दिन भी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ऊंचा अधिकारी होता है। ये अनुच्छेद 57 आपका पुनर्निर्वाचन हो गया। अब बात करेंगे इसकी शक्तियाँ क्या होती है, जैसे इसको किस प्रकार की शक्तियाँ हैं। तो राष्ट्रपति के पास विधायी कार्य की शक्तियाँ होती हैं, प्रशासनिक कार्य होता है और न्यायिक कार्य, तीनों प्रकार के कार्य राष्ट्रपति के पास होता है। सबसे पहले आप बात करेंगे विधायी कार्य के बारे में। विधायी कार्य में जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। जैसे आप संसद की बात करते हैं तो संसद में केवल आप लोकसभा राज्यसभा मत समझिए। संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति,
तीनों संसद के अंग होते हैं। बिना क्योंकि राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। संसद अगर कोई बिल पास करती है तो अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न करे तो वह कानून नहीं बन सकता। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। अब बात करें, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत या सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति जैसे संसद के होते हैं ना, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र जो होते हैं, इन सभी को वह आहूत या सत्रावसान करता है। अब बात करेंगे राष्ट्रपति के निषेधाधिकार शक्ति। निषेधा मतलब वीटो पावर। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर है हमारे राष्ट्र, जैसे संपूर्ण या अत्यंतिक निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार, जेबी निषेधाधिकार। आप सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि संपूर्ण या अत्यंतिक निषेधाधिकार क्या होता है, निलंबनकारी क्या होता है, जेबी निषेधाधिकार क्या होता है। एक एक को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे संपूर्ण निषेधाधिकार। संपूर्ण निषेधाधिकार का मतलब है, जैसे कोई संसद आपसे मान लीजिए कोई विधेयक पारित करती है संसद और वह जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करेगा, उसे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। मान लीजिए मोदी जी की सरकार ने संसद में जीएसटी बिल को पारित किया है, राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर करने से अगर मना कर दिया होता तो ये जीएसटी कभी कानून नहीं बनता है, हमेशा के लिए रद्द हो जाता है। अगर मना कर देता है तो विधेयक पूर्णतः क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसी राष्ट्रपति उसके बाद अब बात करेंगे निलंबनकारी निषेधाधिकार। निलंबनकारी में क्या होता है, मान लीजिए कोई संसद कोई विधेयक पारित करती है और वह जाता है राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति क्या करेगा, देखा कि नहीं इस बिल में कुछ कमियां हैं, उसे सुधार कर देना चाहिए, तो वह एक बार पुनः विचार के लिए फिर से संसद में भेज दे सकता है कि आप देख लीजिए, आप एक बार और विचार कर लीजिए, इसको पारित करना जरूरी है। परंतु संसद पुनः अगर उसे पारित करके वापस भेज देती है तब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। अब वहाँ पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा अगर संसद पुनः आपको पारित करके भेज दे तो। ये हो गए निलंबनकारी निषेधाधिकार। अब बात करेंगे जेबी निषेधाधिकार। जेबी मतलब जेबा में समझ लीजिए शब्द से। जैसे मान लीजिए संसद कोई विधेयक पारित करती है और राष्ट्रपति के पास भेजती है। राष्ट्रपति क्या करता है, न तो हस्ताक्षर करता है और न ही पुनः विचार के लिए वापस भेजता है। वह अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है। तो क्या हो जाता है, जेबी वीटो वहाँ पर लग जाता है। ना ही आपको हस्ताक्षर करने किया और ना ही आपको कोई विचार के लिए भेजा, वो अनिश्चित काल के अपने पास रख दिया। उसका जब मन करता है तब साइन करेगा, नहीं यहाँ पे लग जाता है जेबी वीटो। सबसे पहले 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने डाक संशोधन विधेयक 1986 पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था। आप ज्ञानी जैन सिंह सब आपसे परिचय पूछ सकता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जो अनपढ़ थे। तो ज्ञानी जैन सिंह एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कभी स्कूल नहीं गए थे, अनपढ़ राष्ट्रपति थे। इन्होंने सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अब बात करेंगे राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में। अध्यादेश के बारे में अनुच्छेद 123 में बताया गया है, यदि संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में न हो, यदि संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में न हो और कोई कानून तत्काल लागू करने की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून लागू कर सकता है। अब मान लीजिए संसद क्या है, छुट्टी पर है, लोकसभा और राज्यसभा बंद है। अब राष्ट्रपति को लगा कि नहीं यार, देश में कोई इस कानून को लागू करना बहुत आवश्यकता है, तो एक अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके एक अध्यादेश जारी कर सकता है, जो उसका एक कानून जो संविधान में संशोधन का जो कानून बनता है उसका अध्यादेश जो जारी करेगा उसका मान्य उतना ही होगा कानून के बराबर। ये थी आपके राष्ट्रपति के
विधायी कार्य। अब राष्ट्रपति के प्रशासनिक कार्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक कार्य में जैसे संसद की समस्त कार्यपालिका या कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। संसद में जितने भी कार्य होते हैं, बिल पास करना, ये करना, वो करना, दुनिया भर का, वो सब कार्य राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। समस्त अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियाँ जो भी हो, जैसे मोदी जी बाहर जा रहे हैं, कोई समझौता कर रहे हैं किसी देश से, और अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती है, वो सब राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन नाम राष्ट्रपति का। अब बात करेंगे इसमें प्रशासनिक कार्य में। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति जो है शासन लागू कर सकता है, लगा सकता है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर। अब राष्ट्रपति प्रशासनिक कार्य में महत्वपूर्ण है। संघ स्तर की जो महत्वपूर्ण पद की नियुक्तियां होती हैं, सब राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, और बात करेंगे निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विदेश में भारत के राजदूतों की नियुक्ति, केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपतियों की नियुक्ति। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे उत्तर प्रदेश में 4 हैं। जैसे पहला आपके हो गया BHU बनारस यूनिवर्सिटी, दूसरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तीसरा का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और एक है लखनऊ भीमराव अम्बेडकर। 4 जो कुल हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, इन सबों के कुलपतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अब बात करेंगे राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद पढ़ेंगे आप राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के बारे में प्रशासनिक कार्य पढ़ लिए, विधायी कार्य पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे न्यायिक पर। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे राष्ट्रपति किसी भी दंड को या तो क्षमा कर सकता है, या तो परिहार कर सकता है, या लघु कड़क कर सकता है, या निलंबन कर सकता है। अब क्षमा का मतलब जैसे कोई सजा है, आपको फांसी का माफ़ कर दिया, चाहो हम तुमको छोड़ देंगे। परिहार का मतलब जैसे परिवर्तन कर सकते, जैसे अब किसी को फांसी की सजा है तो उसको उम्र कैद की दे देगा, ये हो गया परिहार। लघु कड़क से तात्पर्य जैसे किसी की सज़ा को कम कर दे। जैसे किसी को उम्र कैद की सज़ा है तो उसे कहे चाहो केवल आपको 10 महीने की सज़ा रहेगी, ये हो गया लघु कड़क। निलंबन का मतलब हो गया कि जैसे अगर किसी को फांसी की सज़ा है, वो अर्जी के लिए गया राष्ट्रपति के पास, वो कह देगा कि नहीं तुम्हारा सज़ा माफ़ नहीं हो सकता है, ये हो गया पर लंबित। ये 4 प्रकार के अनुच्छेद 72 में इनको शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को, न्यायिक शक्ति। बात करेंगे राष्ट्रपति में राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस प्रकार कैसा प्रयोग है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग अनुच्छेद 61 में दिया गया है। जैसे संसद के किसी भी सदन में उसके कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा संविधान उल्लंघन का आरोप लगाया जाए राष्ट्रपति पर कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। संसद में 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। यदि उस सदन ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया और उसे दूसरे सदन में भेज दिया, दूसरे सदन में राष्ट्रपति को सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। अगर उस सदन ने भी अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। तो इतना आज हम पढ़ें राष्ट्रपति के बारे में। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति।